आप पढ़ रहे हैं भूगोल विषय कक्षा 12 अध्याय 16 जैविक व अजैविक संसाधन। यह आपका खंड व भारत जनसंख्या और अर्थव्यवस्था का पार्ट है। हमने जैविक व अजैविक संसाधन के विषय में जो है कल की क्लास में मत्स्य संसाधन के विषय में पढ़ा था। आज जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा मत्स्य संसाधन के बाद में जल संसाधन। जल संसाधन को देखिए, मानव जल का उपयोग किस किस कार्यों में करता है? पेयजल, दैनिक कार्यों में, निर्माण कार्यों में, सिंचाई, उद्योग, परिवहन आदि कार्यों में जो है जल संसाधन का जो है यूज़ होता है। जल का महत्व इस बात से और अधिक बढ़ जाता है कि यह एक अनिवार्य, सीमित और अति संवेदनशील संसाधन है। मानव का कोई भी कार्य, पर्यावरण की कोई भी प्रक्रिया जल के बिना संभव नहीं है, जैसा कि आप सभी इसको बारे में जो है जानते हैं। जल का कोई भी किसी भी प्रकार का विकल्प नहीं है। यहाँ पर जो है आपका धरातलीय जल है, भारत का नदी बेसिन धरातलीय जल, उसका आपका मैप बना हुआ है। पश्चिमी प्रवाह क्षेत्र और पूर्वी प्रवाह क्षेत्रों को आपका इसमें दर्शाया गया है कि ये वाला जो क्षेत्र है नज़र आ रहा है आपको, ये पूरा जो है आपका पश्चिमी प्रवाह क्षेत्र है, जबकि इस साइड का जो पार्ट है पूर्वी प्रवाह तंत्र है। आगे देखिए, मानव के लिए आवश्यक जीवनदायी संसाधनों में वायु के बाद जल का द्वितीय स्थान है, जो प्रकृति का बहुमूल्य उपहार है। जल बिना जीवन असंभव है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, जल प्राप्ति का स्रोत क्या है? वर्षा है, जो धरातलीय एवं भूमिगत जल के रूप में प्राप्त किया जाता है। भारत में मुख्यतः दक्षिणी पश्चिमी मानसून द्वारा जून से सितंबर 3 से 4 माह में ही ये वर्षा होती है। उत्तरी पूर्वी मानसून द्वारा केवल तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ भागों में ही वर्षा होती है। वर्षा की मात्रा, वितरण अवधि अनिश्चित होने से प्रति वर्ष वर्षा की अनिश्चितता बनी रहती है। वर्षा का मानसून जो है दो भागों में होता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून होता है, उत्तरी पूर्वी मानसून होता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून, उत्तरी पूर्वी मानसून, दो मानसून होते हैं भारत में। तो दोनों प्रकार के मानसून में जो है हम इसके बारे में पूरा डिटेल में जो है पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। 11th क्लास जो थी आपकी, उसमें सारा आपका पूरा एक कंप्लीट एक आता है, चैप्टर आता है इस मानसून को लेकर। जिनको नहीं पता है वो एक बार फिर से देख लेना, जिनको समझ में नहीं आया हुआ है। तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तरी पूर्वी मानसून, ये आपका रहता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून, जो इस तरीके से आता है। ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून होता है जो जून से सितंबर के माह में चलता है। एक रेखा इसकी इस तटीय भाग की ओर जाती है, एक इस साइड जाती है और एक सीधी निकल जाती है राजस्थान की तरफ। ठीक है, इसके 3 भाग होते हैं। जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, जो जून से सितंबर 3 से 4 माह में ही ये वर्षा होती है। अगला जो है आपका ऊपर का जो उत्तरी पूर्वी भाग है, ये मानसून, इसको लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं। इस मानसून के द्वारा भारत के सिर्फ 2 हिस्सों में, मुख्यतः सिर्फ तमिलनाडु में, जो उत्तरी पूर्वी मानसून है आपका, इस उत्तरी पूर्वी मानसून से तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, इन 2 ही क्षेत्रों में वर्षा होती है, जो हमारा उत्तरी पूर्वी मानसून है। ठीक है, तो ये वर्षा जो है भारत में इस 2 प्रकार से होती है, दक्षिण पश्चिमी मानसून द्वारा और उत्तरी पूर्वी मानसून द्वारा। ठीक है, आगे देखो, भारत में जल संसाधन की उपलब्धता। जल एक चक्रीय संसाधन है जो पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। जैसा कि मैंने आपको बोला कि मानसून को लेकर और वर्षा को लेकर आप पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। तो जो चक्र जो चलता है मानसून का, किस प्रकार से बारिश आती है, वापस संघनन होता है, वाष्पीकरण होता है, वापस से इस प्रकार से वर्षा होती है। ये कंटिन्यूटी एक चक्र चलता रहता है। वर्षा को लेकर, पानी को लेकर, जल की जो है एक चक्रीय रूप में चलता है। पृथ्वी का लगभग 71% धरातल पानी से ढका है, जो मुख्यतः क्या है? लवणीय है। कुल जल का केवल 3% भाग ही क्या है? अलवणीय है। अंडरलाइन करना इसको। जिसमें से भी बहुत छोटा भाग ही मानव उपयोग के लिए उपलब्ध है। अलवणीय जल की उपलब्धता स्थान और समयानुसार भिन्न भिन्न है। आगे देखो, मानव में विश्व के 2.45% भूभाग पर 4% जल संसाधन एवं 17.5% मानव संसाधन पाया जाता है। भारत की विशालता और स्थलाकृतिक भिन्नता के कारण जल की उपलब्धता में अत्यधिक अंतर दृष्टिगोचर होता है। भारत में जल के कितने स्रोत हैं? 2 स्रोत हैं।
एक तो हो गया आपका धरातलीय जल, एक हो गया आपका भूमिगत जल। ये जल के दो स्रोत हैं भारत में। पहला हम पढ़ने जा रहे हैं धरातलीय जल। धरातलीय जल में देखो वर्षा। वर्षा जल का मूल स्रोत है। धरातलीय जल में वर्षा के द्वारा ही इसका जो मूल स्रोत है वह वर्षा है। भारत में 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर भूमि क्षेत्र पर प्रति वर्ष औसतन 108 सेंटीमीटर वर्षा होती है। वर्षा प्लस हिमवर्षा से भारत को 4000 घन किलोमीटर जल प्राप्त होता है। इसमें से 1869 घन किलोमीटर जल नदियाँ, झीलों, तालाबों, बांधों और अन्य जलाशयों द्वारा धरातलीय जल के रूप में प्राप्त होता है। 1341 घन किलोमीटर जल वाष्पीकरण और मिट्टी में नमी के रूप में चला जाता है। असिंचित क्षेत्रों में इसी नमी से ही कृषि की जाती है। शेष 790 घन किलोमीटर जल भूमि द्वारा सोख लिया जाता है, जो मिट्टी के रंध्रों, चट्टानों की दरारों में सिंचित हो जाता है। अगला देखो धरातलीय जल। जल जो वर्षण द्वारा नदियों, झीलों, तालाबों, बांधों और नालों से प्राप्त होता है। एक वर्षा से, दूसरा वर्षण द्वारा जो नदियाँ, झीलें, तालाब, बांध हैं उनसे धरातलीय जल कहलाता है। भारत के जल स्रोतों में नदियाँ सर्वप्रमुख हैं। भारतीय नदियों, झीलों, तालाबों, बांधों और नालों से लगभग 1869 घन किलोमीटर जल राशि प्राप्त होती है। उच्चावच मिट्टी की प्रकृति और जलवायु की असमानता के कारण ये संपूर्ण जल राशि सिंचाई के लिए प्राप्त नहीं हो सकती। इसमें से 690 घन किलोमीटर नदी जल सिंचाई के काम आ सकता है, किंतु संसाधनों के अभाव में कुल क्षमता का लगभग 60% जल ही प्राप्त किया जा रहा है। भारतीय नदियों में कुल प्राप्त जल का 60% हिमालय क्रम की नदियां हैं। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र में 16%, मध्य भारत की नदियां नर्मदा, ताप्ती, महानदी में तथा शेष 24% भाग दक्षिणी भारत की नदियां गोदावरी, कृष्णा, कावेरी में प्रवाहित होती हैं। यहाँ भारत की प्रमुख जो आपके जो उत्तरी हिमालय जो है, उत्तर का जो भाग है भारत का जो मैदानी क्षेत्र है, वहाँ पर तो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र वाला क्षेत्र हो गया, ठीक है, 60% वहाँ से जल। जो मध्य भारत में, जैसे कि मैंने कल आपको बताया था, नर्मदा, ताप्ती, ये तट्टी वाला भाग है, ये मध्य भारत का, यहाँ से 16% और बाकी के 24% जो है आपका दक्षिणी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी वाला, यहाँ से प्रवाहित होती है नदियाँ का जल। यहाँ भारत की प्रमुख कितनी नदियाँ हैं? 10 नदियाँ हैं। उनकी लंबाई, उनके प्रवाह क्षेत्र का विस्तार सारणी 16.1 में दर्शाया गया है। इसको आपको इतना लर्न नहीं करना है, आपको बस ये नदियाँ जो हैं कितना % रखती हैं ये आप थोड़ा देख सकते हैं। इसका उपयोग देखो, धरातलीय जल का सर्वाधिक उपयोग 89% कृषि कार्यों में होता है, 9% घरेलू कार्यों, 2% औद्योगिक कार्यों में होता है, जो नदियाँ, झीलों, तालाबों और नहरों द्वारा प्राप्त किया जाता है। भारत की समुद्र तट रेखा विशाल व आंशिक कटिफटी है, इसलिए केरल, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में बहुत सी लैगून झीलें बन गई। यद्यपि इन जलाशयों का जल खारा है, किंतु मत्स्य पालन, नारियल और चावल की कुछ किस्मों की सिंचाई में इस जल का उपयोग किया जाता है। यह था आपका धरातलीय जल, इसका उपयोग, ठीक है। जल के दो स्रोत पढ़े हमने, धरातलीय जल और भूमिगत जल। धरातलीय जल जो है कंप्लीट हो चुका है। अगला जो रहता है आपका भूमिगत जल। देखो, भारत में वर्षण से प्राप्त कुल 4000 घन किलोमीटर जल में से देखो, जल की भूमि के जल के रूप में प्राप्त होता है। इसमें 430 घन किलोमीटर जल भूमि की ऊपरी सतह पर पहुंचता है। प्रत्यक्ष रूप से यही जल कृषि उत्पादन के लिए उपयोगी है। शेष 360 घन किलोमीटर जल धरातल के नीचे प्रवेशीय स्तर तक पहुंचकर कठोर जो भी नरम अवसादी चट्टानें होती हैं, इन अवसादी चट्टानों से जल जो है आसानी से धरातल के नीचे चला जाता है। और यह जल नीचे की तरफ बहना, जिस प्रकार से धरातल के ऊपर किस प्रकार से नदियाँ बहती हैं, उसी प्रकार से धरातल के नीचे भी इसी प्रकार की नदियाँ बहती हैं। बस हमें ये है कि हमें दिखाई नहीं देती हैं। जो अवसादी चट्टानें होती हैं, आपने चट्टानों का वर्गीकरण पढ़ा है, अवसादी चट्टानें जो मुलायम होती हैं, ठीक है, तो उनके नीचे ये जो आसानी से जो है जल प्रवेश कर जाता है। ये इस कारण से इसको भूमिगत जल कहा गया है, क्योंकि भूमि के नीचे होता है ये जल, ठीक है। आगे देखो, यहाँ से भूमिगत जल की प्राप्ति सामान्यतः आग्नेय व कायांतरित कठोर शैलों से नहीं होता है, क्योंकि कठोर होती हैं। इसलिए भूमिगत जल की मात्रा प्रदेशानुसार भिन्न है। जहाँ पर आग्नेय और कायांतरित जैसी चट्टानें होगी, वहाँ पर भूमिगत जल नहीं पाया जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि जो भी आपका कठोर चट्टानें मिलती हैं, वहाँ पर जो है ये क्षेत्र जो ये भूमिगत जल है, इसकी मात्रा कम होगी।
इसलिए भूमिगत जल की मात्रा प्रदूषण किस प्रकार से भिन्न है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी मध्य प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड के छोटा नागपुर, हजारीबाग प्रदेश, उत्तर प्रदेश का झांसी, बांदा, हमीरपुर जिला, राजस्थान के अधिकांश पूर्वी भागों में जहाँ कठोर चट्टानें मिलती हैं, इन क्षेत्रों में जल चट्टानों की संध्या में मिलता है। इसलिए नलकूप एवं कुएं, बावड़ी, नदी, तालाबों के किनारे एवं भराव क्षेत्र के आसपास ही खोदे जाते हैं। सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र बेसिन में रंध्रयुक्त कोमल चट्टानें होने से 44% भूगर्भिक जल उपलब्ध होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो सर्वाधिक अगर मैं आपको बोलूँ, क्योंकि जैसे कि ये वाला जो मैंने क्षेत्र आपको बोला, ये सारा जो है ये पठारी वाला क्षेत्रों के अंदर आता है। जो पूरा बीच का, जैसे कि हम पढ़ते हैं, तो ये वाला जो क्षेत्र है पूरा पठारी क्षेत्र है, और आग्नेय सेलिसियस जो है ये बना है। तो ये इस क्षेत्र में जितने भी स्टेट आ रहे हैं, ये बीच का जो पठारी क्षेत्र में, इन क्षेत्रों में जो है आग्नेय शैलों का होता है, क्योंकि ये पठारी क्षेत्र है, कठोर चट्टानें होती है। तो जाहिर सी बात है इस चट्टानों में जो है भूमिगत जल कम मिलेगा। लेकिन जब मैं उत्तरी भाग की बात करती हूँ, मैदानी भागों में, तो यहाँ पर क्या है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है मैदानी भाग में, तो यहाँ पर कोमल चट्टानें हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से क्षेत्र हैं सभी जानते हैं। उत्तरी क्षेत्र में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल। तो यहाँ पर 44% भूमिगत जल है, यानी कि भूमिगत जल की मात्रा क्या है, अधिक है, और इसलिए यहाँ पर कुएं व नलकूप की मात्रा भी क्या होगी, अधिक होगी। आपको डायरेक्टली ऐसे याद इसको रटना नहीं है कि इन क्षेत्रों में कुएं व नलकूप है, इन क्षेत्रों में ये जगह है, यहाँ पर सर्वाधिक है, यहाँ पे कम है। इसको समझो कि किस प्रकार से भूमिगत जल में रंध्रयुक्त जहाँ पर कोमल चट्टानें मिलेगी वहाँ पर भूमिगत जल अधिक मिलेगा, जहाँ पर आग्नेय शैल है वहाँ पर इस प्रकार की जिस आग्नेय चट्टानें देखने को मिलेगी वहाँ पर भूमिगत जल कम मिलेगा हमें। भूमिगत या भूगर्भिक जल का उपयोग क्या है? भूमिगत जल का सर्वाधिक उपयोग 92% कृषि कार्यों में, घरेलू कार्यों में, औद्योगिक कार्यों में होता है। आज हमने जो है जल संसाधन के विषय में भूमिगत जल और धरातलीय जल के बारे में पढ़ा। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। कल की क्लास में हम सिंचाई को लेंगे और सिंचाई को पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।